साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। आज मैं आपको दिल्ली से ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो की यात्रा पर ले जा रहा हूं, जहां हाल में 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील की अध्यक्षता में G20 का 19वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। और मेरा ज्वलंत मुद्दा भी आज इसी से जुड़ा है, और G20 में भारत की क्या उपस्थिति के क्या मायने रहे, यह मैं आपके ध्यान में यहाँ पर लाना चाहूँगा। साथियों, कई मायनों में यह शिखर सम्मेलन अगर हम देखें महत्वपूर्ण रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 ट्रोइका ट्रोइका यानी तिकड़ी के सदस्य के रूप में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वैसे G20 में 20 देश हैं। सितंबर 2023 में भारत की सफल अध्यक्षता के बाद यह शिखर सम्मेलन जो है उसी की अगली कड़ी में आयोजित किया गया। तब भारत ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया था और यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने में सफलता हासिल की और संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। साथियों, इसलिए इस बार G20 के 20वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अधिक समावेशिता और सहयोग की वकालत करने वाली थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को याद करते हुए कहा कि इस बार 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता में जो ये आयोजित हो रहा है G20 का शिखर सम्मेलन, उसमें भी वही गूंज सुनाई पड़ रही है। बैठक के दौरान स्वयं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने मोदी से कहा कि उनके देश ने भारत की G20 की अध्यक्षता से प्रेरणा लेते हुए कई कदम उठाने के प्रयास किए हैं। मोदी ने सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भुखमरी तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई का जो सत्र आयोजित किया गया था, उसमें अपनी टिप्पणी में ब्राजील द्वारा जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाने, समावेशी विकास, महिला नेतृत्व और युवा शक्ति की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के वैश्विक संवाद को आकार देने में निरंतर प्रभाव को दर्शाता है, ऐसा मोदी का कहना था। प्रधानमंत्री ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन जो ग्लोबल अलायंस है उसके लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुए खाद्य, ईंधन एवं उर्वरक संकट से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ यानी कम विकसित और विकासशील देश जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसलिए हमारी चर्चा तभी सफल होगी जब इस क्षेत्र की चुनौतियों का प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाए। साथियों, G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि भारत की सफलता का जो मुख्य कारण हमारा दृष्टिकोण है, और वह है मूलभूत बातों पर वापस आना और भविष्य की ओर आगे बढ़ना। बैक टू बेसिक्स और मार्च टू फ्यूचर। हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यह एक प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल उदाहरण दिया। साथियों, स्थायी विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सबके लिए अधिक स्वच्छ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने पर भी बल दिया। अपने संबोधन में मोदी ने सतत विकास में तेजी लाने के भारत के प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस संधि की जो प्रतिबद्धताएं हैं, कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा करने वाला पहला देश है। उनका आगे यह भी कहना था कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यानी भारत जो है नवीकरणीय रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके क्षेत्र में बराबर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यूके है, इटली है, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्राजील और इंडोनेशिया के नेताओं के साथ साथ अन्य अन्य नेताओं से भी शिखर सम्मेलन से अलग मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। मोदी ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति प्रस्तुत करते हुए G20 की पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के
परिणामों के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर भी चर्चा की, जिसके अब तक 2 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। साथियों, भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के अलावा देश में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने की बात भी कही। साथ ही 80 करोड़ से अधिक लोगों को अभी भी मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने, उनकी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, किसान कल्याण, आवास, डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे और भी कई क्षेत्रों में भारत की जो महत्वपूर्ण पहलकदमियां हुई हैं, उससे उन्होंने G20 के नेताओं को अवगत कराया। यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि आज भारत जो है G20 में, यानी G20 के जो देश हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत की 7% जीडीपी वृद्धि जो है G20 चार्ट में, यानी G20 के देशों की जो सूची है उसमें सबसे ऊपर है। और भारत, चीन और अमेरिका जो है भारत से पीछे हैं। साथियों, इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय जो था, एक न्याय संगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, इस पर रखा गया था, ये थीम थी। इसलिए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में भी इस थीम से संबद्ध चर्चाओं और विषयों को शामिल किया गया। G20 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य व शिक्षा तथा सार्व उनकी शिक्षा तक आम लोगों की पहुंच, जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक स्वास्थ्य है, आर्थिक पुनरुद्धार है और बहुपक्षवाद के भविष्य सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपनी अध्यक्षता में ब्राजील की पहली प्राथमिकता भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत की मेजबानी के दौरान की गई प्राथमिकता को ही आगे बढ़ाया है। यदि हम यह कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। साथियों, विश्व के कम विकसित देशों में ब्राजील ने स्वयं गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। और ब्राजील चाहता है कि G20 द्वारा ब्राजीलियाई खाके को वैश्विक मान्यता मिले। यानी ब्राजील ने गरीबी को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसका अनुसरण जो है G20 के अन्य देश भी करें, ताकि विश्व जो भूखमरी है, गरीबी है, उससे मुक्ति पा सके। घोषणा पत्र में 2050 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य प्राप्त करने और विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा के ट्रांजिशन में मदद करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। साथियों, चूंकि यह सम्मेलन जो था यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था, इसलिए घोषणा पत्र में उसकी जो है छाया दिखना स्वाभाविक है। और उसी के अनुरूप घोषणा पत्र में इन संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और संकटों के समाधान के लिए बहुपक्षीय कूटनीति और संवादों के प्रयासों का आह्वान किया गया है, और जिसकी भारत भी बराबर वकालत करते आया है। साथियों, साथ ही मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया गया। यह घोषणा पत्र जो है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्व को भी दोहराता है। एक प्रकार से अगर हम कहें, यह घोषणा पत्र प्रमुख वैश्विक चुनौतियों और संकटों का समाधान करने, सशक्त, सतत और समावेशी विकास, इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार और अंडर रिप्रेजेंटेड और अनरिप्रेजेंटेड क्षेत्रों तथा समूहों का जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया है, यानी उनको
प्रतिनिधित्व देने की बात इसमें कही गई है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि G20 में भारत है, जापान और जर्मनी, इनके साथ साथ ब्राजील भी शामिल है, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है, यानी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है। घोषणा पत्र में सभी प्रकार और रूपों में आतंकवाद की निंदा की गई है, और इसमें खासकर UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत की गई प्रगति के आलोक में बहुपक्षवाद के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की गई है। यहाँ पर हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की गई एक प्रमुख पहल का उल्लेख करना भी आवश्यक समझते हैं, जिसमें उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की महत्वपूर्ण नई पहल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड को लॉन्च करने में मदद करने के लिए अमेजन फंड को जो है अतिरिक्त $50 मिलियन देने का वादा किया। अमेरिका पहले ही $50 मिलियन का योगदान जो है ब्राजील को दे चुका है। इस बार बाइडेन ने स्वयं अमेजन वर्षा वन का दौरा किया था, और ऐसा दौरा करने वाले वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बन गए। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया, ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों, खासकर उनकी जो ऋण राहत और जलवायु अनुकूलन व शमन की जो जरूरतें हैं, उनके लिए उनको वित्त उपलब्ध करवाया जाए, और वे इन समस्याओं का समाधान जो है आसानी से कर सकें। साथियों, कुल मिलाकर यदि हम कहें, यह घोषणा पत्र एक समावेशी, लचीले और सतत वैश्विक भविष्य के निर्माण के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अ, इसमें इन बातों का उल्लेख है। इस प्रकार G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं के लिए आपसी मतभेदों को पाटने और बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह मंच विश्व के नेताओं को सामूहिक निर्णय लेने और मानवता के सामने जो मौजूद चुनौतियां हैं, उनका समाधान करने का अवसर भी प्रदान करता है। और जहाँ तक इसमें भारत का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के लिए इस बार का भी यह शिखर सम्मेलन G20 ट्रोइका के सदस्य के रूप में वैश्विक मंच पर उसकी नेतृत्व क्षमता को पुनः स्थापित करने में सफल रहा है। अब G20 का अगला शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। जैसा पहले उल्लेख किया कि ट्रोइका के सदस्य के रूप में पहले भारत में यह आयोजित किया गया, उसके बाद ब्राजील में, और अब दक्षिण अफ्रीका में G20 का जो सम्मेलन होगा वहाँ पर होगा। तो साथियों, यही मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था, जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। पुनः एक बार उल्लेख करना चाहूँगा कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं। यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नमस्कार।